नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी की पार्टी एक बड़े स्प्लिट की तरफ आगे बढ़ी है? क्या ममता बनर्जी अपने पार्टी को बचा पाएंगी? क्या जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा था शिवसेना के साथ हुआ, शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ, कुछ वैसा ही क्या यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर लास्ट एफर्ट लगाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। उन्होंने भी एक बड़ा कदम लिया। आप देख सकते हो ये खबर, लास्ट डिच एफर्ट टू अवॉइड स्प्लिट, टीएमसी डिसॉल्व्स ऑल की फ्रंटल विंग्स एमिड इंटरनल रिवोल्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, यहाँ पर जो रेबल ग्रुप है वो क्या चाहता है, वो क्यों यहाँ पर नाखुश है और इसका नतीजा क्या हो सकता है। क्या बीजेपी चाहेगी कि इस तरह का ऑपोजिशन हो वेस्ट बंगाल के अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो कराई जाती है, साथ ही साथ बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, आप सब जानते हो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ और 15 साल के बाद यहां पर नई पार्टी पावर में आई है, दैट इज बीजेपी। मतलब नई सरकार बनी है। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी पावर में थी और आप सब जानते हो कि ये जो नतीजा आया था काफी शॉकिंग था। कई लोगों को लग रहा था, क्योंकि यहां पर बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट मिली थी। 294 टोटल असेंबली में सीट्स थी, जिसमें से 207, और जो टीएमसी पार्टी है उसको टोटल 80 सीट्स मिली थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये पूरा डिफीट हुआ ममता बनर्जी की पार्टी का, और उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। अब इसको लेकर पूरा मामला सामने आ गया, क्योंकि एक तरफ जो ममता बनर्जी को कैंप सपोर्ट कर रहा था वो चाह रहे थे कि जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय हैं उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में आएगा कि ममता बनर्जी क्यों नहीं बन जाती। देखो, ममता बनर्जी तो चुनाव हार गई थी ना, शुवेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है तो असेंबली के अंदर होना पड़ता है, तो वो तो असेंबली के अंदर है नहीं। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी वाला कैंप है वो चाहता था कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है टीएमसी के अंदर और वो सभी एमएलएज इसको रिजेक्ट कर रहे थे और चाह रहे थे कि जो ऋतव्रता बनर्जी हैं उनको यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। और इसी की वजह से जो पूरा मामला है टीएमसी के अंदर, ये जो पूरा चल रहा है इस समय, वो सभी के सामने आ गया। और यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं, विकीपीडिया में आप जाओगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो टीएमसी को मैंने क्या बताया 80 सीट्स मिली हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा रेबल ग्रुप के पास करीब 60 के आसपास है, और जो ममता बनर्जी को ग्रुप सपोर्ट कर रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उनको 20 एमएलएस करीब सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसीलिए बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इसको महाराष्ट्र से कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जो एनसीपी में स्प्लिट हुआ, अजीत पवार अलग हो गए, शिवसेना में स्प्लिट हुआ, एकनाथ शिंदे अलग हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो ऋतव्रता बनर्जी हैं, जो मैंने बताया कि उनको करीब 58 से 60 एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं कौन? देखो, वो कोई ऑर्डिनरी रेबल नहीं है। ही वॉज वंस अ प्रोमिनेंट यंग लीडर एसोसिएटेड विथ लेफ्ट पॉलिटिक्स। मतलब 2018 के पहले वो लेफ्ट पार्टीज के साथ थे, लेकिन 2018 में वो टीएमसी में गए और धीरे धीरे करके पार्टी स्ट्रक्चर को पूरा उन्होंने समझा और जो अपना रिलेशन है वो अलग अलग फैक्शंस के साथ बनाया, और आज के डेट में ही इज द फेस ऑफ द रेबेलियन। और इसीलिए कई मीडिया आउटलेट्स उनको बंगाल का एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। तो देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझिए, जो एक सबसे बड़ा डेंजरस नंबर है ना इस समय ममता बनर्जी के लिए, वो है 58। क्योंकि बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स के आधार पर 58 टीएमसी के जो एमएलएज हैं वो अपना सपोर्ट ऋतव्रता बनर्जी को दे रहे हैं, और ऋतव्रता बनर्जी खुद क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 60 एमएलएज का सपोर्ट है। और ये नंबर क्रिटिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, जब भी स्प्लिट होता है पार्टी में तो आप सब जानते हो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें ये कहा जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा है राज्यसभा में जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, उनसे अलग हो गए, तो उसमें 10 एमपी थे राज्यसभा में, जिसमें से 7 जो है अलग हो गए, तो उनको वैलिड करार दिया गया क्योंकि 2/3 से ज़्यादा था। सेम उसी प्रकार से क्योंकि टीएमसी के पास 80 एमएलएज हैं, अब इसमें से 58 अगर अलग हो जाते हैं तो मतलब ये कितना होता है? ये आता है 72.5%। मतलब 2/3 से ये ज़्यादा हो गया, राइट? तो इसी की वजह से पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेबल हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ देखो, हम तो डिफेक्टर नहीं हैं, हम इनफैक्ट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं टीएमसी के अंदर, और इसी की वजह से जो पूरा बैटल है वो पूरा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जो स्पीकर हैं वेस्ट बंगाल असेंबली के,
उन्होंने भी एक बॉम्ब फोड़ दिया। अब वो हुआ क्या कि आप सब जानते हो, एक तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी रूल कर रही है उन्हीं का स्पीकर बनाया जाता है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, सेंटर में देख लीजिए। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली थी, काफ़ी सारे एमएलए जीते थे, तो यहाँ पर जो स्पीकर बनाए गए वो बीजेपी के हैं और इनका नाम है यहाँ पर रथिंद्र बोस। तो रथिंद्र बोस ने क्या किया, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद है वो ऋतव्रता बनर्जी को दे दिया। और इनफैक्ट बताया गया कि जो रूम होता है वेस्ट बंगाल असेंबली में, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन का रूम होता है, उसकी चाबी भी उनको दे दी गई। तो ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखो, स्पीकर अगर किसी ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी मिल रही है, जो ऑफिशियल असेंबली रिकॉग्निशन है वो मिल रहा है, जो प्रोसीजरल राइट्स है, बार्गेनिंग पावर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऋतव्रता बनर्जी और उनके ग्रुप को यहाँ पर मिल रही है। तो रिपोर्ट्स के आधार पर यही बताया जा रहा है कि जो ऋतव्रता बनर्जी हैं उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन का ऑफिस दे दिया गया है और ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो रेबल ग्रुप है ना, वो डायरेक्टली ममता बनर्जी को अटैक नहीं कर रहा है, मतलब वो अभी भी मान रहा है कि जो हमारा सुप्रीम लीडर है वो ममता बनर्जी ही हैं और वो उनको अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली जो रेबल ग्रुप का है, उनका ये कहना है कि जो पावर स्ट्रक्चर चल रहा है ना टीएमसी पार्टी के अंदर, उससे हमें दिक्कत है। और जो मेन टारगेट है इस समय रेबल ग्रुप का वो है अभिषेक बनर्जी, जो नेफ्यू है ममता बनर्जी के। अभिषेक बनर्जी आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो रिजेंटमेंट है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिवोल्ट है, इसीलिए कई ऑब्जर्वर्स के द्वारा देखा जा रहा है कि ये एंटी ममता मूवमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में एंटी अभिषेक मूवमेंट है। एंड इसी की वजह से ये पैराडॉक्स हो जाता है क्योंकि जो रेबल है वो लीडरशिप स्ट्रक्चर को अपोज कर रहा है, तो ममता बनर्जी डायरेक्टली रेबल ग्रुप को एनिमी भी नहीं कह सकती कि आप तो दुश्मन हो, ऐसा हो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को मानते हैं अपना लीडर, लेकिन अभिषेक बनर्जी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो, अभिषेक बनर्जी इस पूरे क्राइसिस में कैसे आ जाते हैं, क्योंकि देखो टीएमसी के अंदर जो सक्सेशन का प्लान है उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि ममता बनर्जी के बाद कौन बनेगा लीडर टीएमसी का। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आंसर आ रहा था सामने वो अभिषेक बनर्जी का आ रहा था क्योंकि उनके नेफ्यू हैं और कई जो सीनियर लीडर्स हैं वो इससे नाखुश थे। उनका कहना था कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज होता जा रहा है, इंटरनल जो कंसल्टेशन होना चाहिए पार्टी में वो कम हो रहा है, वेटरन लीडर्स का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, जो यंग पावर है वो अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही खड़ा हो रही है। एंड इलेक्शन डिफीट के बाद क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके अंदर, तो डिफीट के बाद इस तरह का फ्रस्ट्रेशन एकदम ओपन में आ जाता है और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसी से रिलेटेड एक और मामला सामने आ गया, वो था फेक सिग्नेचर स्कैंडल का। मीडिया में इसको कंट्रोवर्सी स्कैंडल बोला जा रहा है, इनफैक्ट साइन गेट स्कैंडल बोला जा रहा है। क्या है कि बहुत सारे जो टीएमसी के एमएलएज हैं उन्होंने आरोप लगाया है डायरेक्टली अभिषेक बनर्जी के ऊपर कि उनका गलत सिग्नेचर इस्तेमाल किया जा रहा है अभिषेक बनर्जी के द्वारा। मतलब पार्टी के अंदर कोई डिसीजन वगैरह लिया जाता है तो एमएलएज के सिग्नेचर चाहिए, तो जानबूझकर उनका गलत जो सिग्नेचर है वो कर दिया जाता है अभिषेक बनर्जी के द्वारा और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये मामला इनफैक्ट चला गया है, जो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर जो सीआईडी है वो इसकी जांच कर रही है। अब अभिषेक बनर्जी को डर है कि कहीं उनको अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा और इसीलिए अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट गए हैं ताकि वहाँ से उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि वेस्ट बंगाल की जो सीआईडी है वो उनको अरेस्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर बड़े सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जो रेबल ग्रुप है उनका ये कहना है कि देखिए, जिस तरह से हमारे सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया जा रहा है इससे इंटरनल डेमोक्रेसी का पता चलता है, जो ऑथेंटिसिटी है लेजिस्लेटिव डिसीजंस का वो पता चलता है, पार्टी डिसिप्लिन। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार सामने आ रहे हैं। दैट इज व्हाई टीएमसी पार्टी इज इन ट्रबल राइट नाउ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सारी चीजों के बीच ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या कदम उठाया। देखिए, कल जो है उनके द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, दो जो मेन लीडर्स हैं ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा, उनको एक्सपेल कर दिया है, पार्टी से एक्सपेल कर दिया और आरोप लगाया कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। बेसिकली क्या होता है, किसी भी पार्टी के अंदर उनका एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही टीएमसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी विंग्स है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं अक्रॉस वेस्ट बंगाल। ये जितना भी स्ट्रक्चर था ना, उसमें जितने भी लोगों को पद दिया गया था अलग अलग लेवल पर, उन सभी को डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब इस समय जो टीएमसी पार्टी है उनका अभी कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैसेज यहाँ पर क्लियर है कि
कोई भी रेबल सिंपथाइजर्स है हम यहाँ पर उनको हटा देंगे और वापस से पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी तुरंत ममता बनर्जी के घर पर गए, वहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और ऐसा लगता है कि क्राइसिस काफ़ी डीप चल रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि ये जितना भी पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको डिसॉल्व करने से क्या होगा। देखो क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को आप रीसेट कर सकते हो। अब लीडरशिप क्या कर सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हटाएगी, ऑफिस बेरर को यहाँ पर रिमूव कर सकती है, अपने लॉयलिस्ट को अपॉइंट कर सकती है। मतलब कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी की यह है कि अगर रेबल्स पार्टी के अंदर रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे, तो वो पार्टी को और ज़्यादा हार्म करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वर्कर्स को मोबिलाइज कर देंगे, लेजिटिमेसी क्लेम करने की कोशिश करेंगे। तो एक झटके में ममता बनर्जी ने क्या किया, उन सभी के पद को कैंसिल कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को ही यहां पर समाप्त कर दिया, ताकि अब लॉयल्टी टेस्टिंग होगी कि जो भी यहां पर ममता बनर्जी के साथ है उनको उस पार्टी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर यहां पर पद दिया जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि यहां पर ममता बनर्जी के साथ कौन है और कौन रेबल ग्रुप में है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है यहां पर, फिरहाद हकीम बेसिकली लंबे समय से, इनफैक्ट 2018 से ये वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वहाँ के मेयर हैं। अब फिरहाद हकीम ने क्या किया, जब ये पूरा पार्टी रीस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी तब उन्होंने अपने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिरहाद हकीम जो है वो ममता बनर्जी के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं अभी तक, और उनका रेजिग्नेशन मतलब सजेस्ट कर रहा है कि अब एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, लीडरशिप चेंज होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि जो पार्टी हारी है वेस्ट बंगाल में उसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी भी तय कर रहे हैं ताकि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। खैर यहाँ पर बीजेपी का क्या फैक्टर आ जाता है। देखो ममता बनर्जी ने डायरेक्ट आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है और कहा है कि इस स्प्लिट को एक्चुअल में करने का जो कारण है वो बीजेपी है, पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है, लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। उन्होंने पब्लिकली बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को ब्रेक करना चाह रही है बीजेपी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये जो क्राइसिस है वो पहले वाले से कैसे डिफरेंट है। देखो पहले आपने देखा होगा टीएमसी से बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी जो अभी इस समय खुद बीजेपी के साथ हैं और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, कई एमपीज और एमएलएस पार्टी स्विच किए। लेकिन अभी तक क्या था कि इंडिविजुअल्स पार्टी को छोड़ रहे थे, और अब तो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो टीएमसी को छोड़ रहा है, मतलब टीएमसी को अलग कर रहा है। एंड पहले टीएमसी तो पावर में थी, अब यहाँ पर टीएमसी पावर में नहीं है। तो पहले क्या होता था कि आपके पास जब तक पावर है राज्य के अंदर, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो, संभाल पाते हो, आप मतलब चीज़ों को एक प्रकार से अपने हैंड में ले सकते हैं। लेकिन अब वो शायद क्योंकि पावर चली गई है तो इसलिए इतनी सारी मुश्किलें आ रही हैं ममता बनर्जी के लिए। अब लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो एक तो हो सकता है सिनेरियो 1 की रिकंसिलिएशन हो जाए, ममता बनर्जी यहाँ पर रेबल ग्रुप के साथ नेगोशिएट करें, रेबल जो लोग हैं एमएलएज हैं वो वापस आ जाएं ममता बनर्जी के पास, और जो लीडरशिप कंसेशन है वो हो जाए और टीएमसी सर्वाइव कर जाएगी। दूसरा एक फॉर्मल तरीके से स्प्लिट हो सकता है, मतलब रेबल ग्रुप अपना एक अलग फैक्शन बना रहे हैं और लीगल बैटल स्टार्ट हो सकता है, इलेक्शन कमीशन शामिल हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बड़ा ग्रुप बाहर हो रहा है तो फिर जवाबदेही तय होगी ना कि भाई आखिरकार यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी है वो किसकी होने वाली है, रेबल ग्रुप के साथ जाएगी, जो पार्टी का सिंबल है वो किसके साथ जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसका सवाल है। और दूसरा लीडरशिप का भी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, ममता बनर्जी हो सकता है टीएमसी को बचा लें, अपना जो पद है उसको कंटिन्यू रखें, और बेसिकली अभिषेक बनर्जी का जो रोल है वो हो सकता है कम कर दिया जाए। डिपेंड करता है, अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो जो दीवानी राइट्स था बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ग्रांट किया गया था, कौन से इवेंट के बाद ग्रांट किया गया था, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर स्मार्ट मॉडल बेस्ड हम लर्निंग लेकर आए, जिसके अंदर प्रॉपर क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।